आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से अंत तक देखिएगा, जिससे फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हमारा ये चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत लंबा है। इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे हम कहाँ तक फंडामेंटल राइट्स को कवर कर पाते हैं। तो देखेंगे हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। देखिए, सबसे पहले बात है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। इससे पहले आपको समझना होता है कि मौलिक क्या है। जैसे देखिए, जब भी एक मकान का जब निर्माण होता है तो उसके लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। अगर हमें वो मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त नहीं होंगी तो उस मकान का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे मकान के लिए क्या आवश्यक है, ईंट है, ईंट क्या है, आवश्यक है। वैसे ही सीमेंट है, बजरी है, ये सारी चीज़ें मकान के लिए आवश्यक है। इसके बाद मकान का निर्माण होता है। वैसे ही, ठीक वैसे ही व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है, मौलिक अधिकार आवश्यक है, फंडामेंटल्स राइट आवश्यक है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। उसके लिए वैसी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे स्वतंत्रता, समानता, जिसे हम बोलते हैं इक्वेलिटी, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें हैं, फ्रीडम है, ऐसी हैं जो उसके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मूलभूत हैं। तो इसीलिए हमारे संविधान में क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये तो थे कि मौलिक अधिकार क्या हैं। फिर हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार यानी अधिकारों का विकास है, वर्ल्ड में किस प्रकार से इसका विकास क्रम चला। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 1215 में, आपको याद होगा 1215 में इंग्लैंड में अधिकार दिए गए, जिसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा या घोषणा पत्र कहा जाता है। जब इंग्लैंड में ये अधिकार दिए गए 1215 में, तो यहाँ पर राजा की जो शक्तियाँ थी उनमें कमी आई, और जो आम जनता के अधिकार थे जब उनको दिए तो उनकी थोड़ी सी क्या हुई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, और अधिकारों का महत्व दुनिया को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। तो सबसे पहले अधिकारों की बात 1215 में इंग्लैंड में दिया गया, जिसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। मैं इसको इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सामाजिक समझौतावादी यानी राज्य के उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हुए हैं। उसमें से एक सिद्धांत था राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। उसके सिद्धांतकार थे, देखिए कौन कौन से थे। एक थे हॉब्स, लॉक और रूसो, ये 3 थे। इन्होंने क्या करा, प्राकृतिक अधिकारों की बात की। उनमें से हम देखेंगे जॉन लॉक को। जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति के पास कितने अधिकार होते हैं, 3 अधिकार होते हैं। व्यक्ति के बहुत इंपॉर्टेंट जो उसके जीने के लिए मूलभूत अधिकार होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से अधिकार? पहला उसने कहा जीवन का अधिकार होता है। इसके बगैर अगर जीवन नहीं मिलेगा इंसान को तो कैसे जिएगा, वो उसका अधिकार है। दूसरा उसने कहा स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए। तीसरा उसने कहा संपत्ति का अधिकार भी व्यक्ति को मिलना चाहिए। और जो संपत्ति का अधिकार है ये उसने सबसे महत्वपूर्ण माना और कहा कि संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ही जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार इंक्लूड है। यानी जॉन लॉक ने किस अधिकार को ज्यादा महत्व दिया, संपत्ति के अधिकार को। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है जॉन लॉक ने कितने अधिकार दिए, वो दिए 3। कौन कौन से दिए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। सबसे इंपॉर्टेंट किसे माना, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विचारक थे उन्होंने अपनी बात रखते गए अधिकारों के लिए, वो अपने लेख लिखते गए, किताबें लिखते गए और दुनिया के सामने अधिकारों की बात करते रहे। उसके बाद जब हम वास्तविक धरातल की बात करेंगे तो अमेरिका ने सबसे पहले जब अपने संविधान का निर्माण किया तो उसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा। अपने देश के नागरिकों को क्या दिया, उसने मौलिक अधिकार दिया। किसने सबसे पहले, अमेरिका ने दिया। उसके बाद देखेंगे तो बहुत सारी कंट्री ने क्या करे, अपने अपने देशों में मौलिक अधिकार देने प्रारंभ किए, लेकिन सबसे पहले किसने दिया, अमेरिका ने। रूसी क्रांति आपको याद होगी जो 1917 में हुई थी,
उसमें भी सबसे पहले क्या बात हुई थी, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की। हमने पढ़ा है ये प्रस्तावना में भी सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात रूसी क्रांति में कही गई कि व्यक्ति के लिए ये दो अधिकार आवश्यक है। फिर हम भारत में देखेंगे तो ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में भारत में बहुत बार मौलिक अधिकारों की बात की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको कभी माना नहीं। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में 1928 में बात की गई कि भारतीयों को भी क्या होनी चाहिए, मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनको भी फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होने चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया, इसको कैंसिल कर दिया कि नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कराची अधिवेशन की, जो हुआ था 1931 में। वेरी इंपॉर्टेंट, कराची अधिवेशन यानी जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था वार्षिक, वैसे ही जो अधिवेशन हुआ वो कराची में हुआ 1931 में। इसकी अध्यक्षता करी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर क्या लाए, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड एक प्रस्ताव लाए। उन्होंने यहाँ पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित करवाया। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित कराया गया। अध्यक्ष थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने देखा होगा जो हमारी समितियां बनी हैं संविधान निर्माण में, जब मौलिक अधिकार समिति बनी तो उसके अध्यक्ष भी किसको बनाया गया, पटेल को बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ऐसे बहुत सिचुएशन आई कि हमने मौलिक अधिकारों की बात करी, ब्रिटिश सरकार ने बहुत बार उसको एक्सेप्ट करा, फिर रिजेक्ट करा, ये चलता रहा। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारे संविधान का निर्माण किया गया, तो हमने भी अपने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को दिया अपने व्यक्तियों और अपने नागरिकों को। ठीक है, तो ये था इसका विकास क्रम। हम विशेषताएं देख लेते हैं कि हमने मौलिक अधिकारों को क्यों दिया भारतीय संविधान में, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें मौलिक अधिकारों को देना पड़ा। ठीक है, एक एक करके देखेंगे हम उसको समझते हुए। देखिए, लोकतंत्र की आधारशिला हमने मौलिक अधिकारों को माना है, यानी लोकतंत्र का जो बुनियाद होगा, जो आधारशिला होगी, वो मौलिक अधिकारों पर डिपेंड होगी। कहा भी जाता है कि अगर किसी देश का लोकतंत्र आपको देखना है कि वो देश कितना मजबूत होगा, तो आपको उसमें दिए गए मौलिक अधिकारों को सबसे पहले देखना होगा। ये लोकतंत्र की आधारशिला है, जिससे लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, अगर मौलिक अधिकार व्यक्ति को नहीं मिले तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा, वो बिल्कुल एक पशु के समान होगा। उसके जितने भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड उसके स्किल हैं वो कोई भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा, चलने का अधिकार नहीं होगा, अपने रिलीजन को मानने का अधिकार नहीं होगा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो अब मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है, मैंने अभी बताया। ठीक है, नेक्स्ट विधि के शासन की स्थापना करता है। बिल्कुल, ये मौलिक अधिकार बताते हैं कि सारे व्यक्ति क्या हैं, विधि के समान है, व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो विधि की स्थापना भी कौन करते हैं, मौलिक अधिकार करते हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण करते हैं। जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं, आप जानते हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, हमारे ईसाई हैं, ये जितने भी हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं और समाज के कमजोर वर्ग हैं, उन सब के जो हित हैं उनका रक्षण कौन करता है, मौलिक अधिकार करते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार पंथ निरपेक्ष स्वरूप के हैं। बिल्कुल, जो मौलिक अधिकार हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है कि इस पंथ का, इस धर्म का व्यक्ति है तो इसको अलग से मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। नहीं, मौलिक अधिकार सबके लिए एक जैसे होंगे। अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किसी भी पंथ का व्यक्ति कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट एक नागरिक की तरह उसे ट्रीट करेगा, किसी पंथ के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार गतिशील हैं। बिल्कुल, मौलिक अधिकार गतिशील हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। हमें किस मौलिक अधिकार की आवश्यकता है, वर्तमान समय है, हम उसको ऐड कर सकते हैं संशोधन के द्वारा।
जैसे अभी आप देखेंगे आगे हमने बहुत सारे मौलिक अधिकारों को देखा है कि अभी हमने कौन कौन से मौलिक अधिकार जोड़े हैं समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध गारंटी हैं, यानी राज्य मौलिक अधिकारों को हमसे छीन नहीं सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय हम जा सकते हैं कि राज्य ने हमारे मौलिक अधिकार हमसे कैसे छीन लिए। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसी कोई विधि बन जाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता हो तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, उससे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट है इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? नकारात्मक होती है। क्यों? क्योंकि हमारे ये राज्य के विरुद्ध गारंटी है, हम इनको ले सकते हैं किसी भी आधार पर, ये हमारा अधिकार है। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, किस देश से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं? अमेरिका से, वही देश जिसने सबसे पहले क्या करा? अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को दिया, सबसे पहले अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। किस देश ने? अमेरिका ने। ठीक है, जो संविधान का भाग 3 है उसको हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं हम? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे अ की बनावट भी कैसी है? 3 की तरह है। अमेरिका में भी अ की बनावट कैसी है? 3 की तरह है। यानी अधिकार कहाँ दिए गए हैं? भाग 3 में। और किस देश से लिए हैं? अमेरिका से। ठीक है, अब हम देखेंगे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे हमारे? 7 मौलिक अधिकार थे। हम यहाँ पे 7वां जो मौलिक अधिकार जो हमने संविधान से बाहर किया, हमें उसे क्या करना है? यहीं पे समझते हुए चलना है। ठीक है, तो हमारे मूल संविधान में 7 अधिकार थे। एक जो अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार है, लेकिन वर्तमान में हमने इसे जो हमारा मौलिक अधिकार है उस श्रेणी से निकालकर इसे कानूनी या लीगल जो अधिकार है हमने उसे घोषित कर दिया है कि ये संपत्ति का अधिकार अब क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार हो जाएगा। ऐसा हमने किया 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा, और हमने इसको घोषित करा कानूनी अधिकार। पहले जो इसके आर्टिकल थे वो थे 31 क व 19 पार्ट 1 का सब पार्ट था F। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था? संपत्ति का अधिकार था। फिर हमने इसको कहाँ रख दिया? अनुच्छेद 300 क में हमने इसको जाके रख दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया। इसको कानूनी अधिकार बनाने का एक कारण था क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार था। तो जब भी देश के विकास की बात होती थी, कहीं पे सड़क जा रही है यानी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं संपत्ति क्या आ रही थी? मौलिक अधिकार के रूप में बीच में आ रही थी, विकास के रूप में बाधक हो रहा था। कहीं पे डैम नहीं बन पा रहे थे, कहीं पे सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था, स्कूल निर्माण नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के बेस पे कहाँ चला जा रहा था? सुप्रीम कोर्ट चला जा रहा था। तो इसलिए हमने 44वें संवैधानिक संशोधन को लाए और इसको कानूनी अधिकार घोषित कर दिया, क्योंकि राज्य को, सरकार को ये अधिकार होता है कि अगर कोई ऐसी संपदा है जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, वो हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उस संपत्ति का उपयोग देश कर सकता है। तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। और कहाँ रख दिया? अनुच्छेद आर्टिकल 300A में। ठीक है, और कहाँ से हटाया? आर्टिकल 31 के क से हटाया व 19 एक पार्ट F से हटाया। ठीक है, और उसको कौन सा अधिकार बना दिया? कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास रह गए हैं वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। कितने? 6 मौलिक अधिकार।
इनका वर्गीकरण हम देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे पास बचे हैं। ध्यान रखिएगा, हमने एक मौलिक अधिकार यहाँ पे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों फॉर्म में आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। क्लियर करते हुए चलेंगे आप लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसका देखते हैं हम वर्गीकरण, ठीक है, कि 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हमने कहा कि हमारा है समानता का अधिकार। सब लोगों को किस चीज का अधिकार है? समानता का अधिकार। उसको रखा हमने आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, 14 to 18। दूसरा हमने कहा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमने रखा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। तीसरा हमने कहा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी का शोषण हो रहा है तो हम उसके विरुद्ध न्यायालय जाके अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत, ठीक है। फोर्थ है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी पंथ पे जा सकते हैं। वो कौन से? हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। हम शिक्षा और संस्कृति अपने हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। हमें अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का और अपनी संस्कृति का अधिकार है। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी हमारे इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार, ये जो 5 मौलिक अधिकार है ना, इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों के हनन पे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो ये अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। देखिए, अभी हम आगे जो मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं उनको हम वर्गीकृत करके एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे यहीं पे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को हम यहीं पे देख लेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बार अगर कभी क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट पूछा गया है कि इन आर्टिकल्स में क्या दिया है। तो आर्टिकल 12 में आपका दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ठीक है, कि राज्य क्या होता है। जैसे हमने कहा संघ की सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, स्थानीय निकाय हो गए। स्थानीय निकाय में जैसे नगर पालिकाएं, पंचायती राज व्यवस्था, तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? राज्य का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने इसको क्या कहा कि ये एक राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है? आपके मौलिक अधिकार है ना, पूरे राज्य, क्योंकि संघ की सरकार, राज्य की सरकार, नगर पालिकाएं, स्थानीय निकाय, ये सारा मिलकर एक देश का निर्माण कर रहे हैं, एक राज्य का निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अनुच्छेद 12 इंपॉर्टेंट है कि वो एक राज्य की परिभाषा दी गई है और इस राज्य में आपको क्या है? मौलिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 12 डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा कि राज्य में क्या इंक्लूड होगा, तो आपको देखना है संघ सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, नगर पालिकाएं होगी, स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायतें जो होती वो इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 की हम यहाँ पे बात करते हैं। आर्टिकल 13 में है विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा। अब विधि की परिभाषा देने की आवश्यकता भी हमें क्यों पड़ी? मौलिक अधिकार से रिलेटेड पड़ी। इसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो आपके मौलिक अधिकारों का क्या करती हो? हनन करती हो। आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करती हो? उनका हनन करती हो। कोई ऐसी विधि राज्य नहीं बना सकता है। अगर राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर देगा? उसको असंवैधानिक घोषित कर देगा, उसको न्यून घोषित कर देगा और कहेगा कि आपने ये विधि कैसे बनाई, क्योंकि ये तो मौलिक अधिकारों का क्या कर रही है? हनन कर रही है। तो आर्टिकल 13 क्या है? विधि की परिभाषा है। किस संदर्भ में? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, ठीक है। हम मौलिक अधिकारों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आपने न्यायिकपूर्ण अवलोकन की हमने पहले बात करी थी, तो न्यायिकपूर्ण अवलोकन किस कंडीशन में होता है? जब आप सारे संविधान का क्या करेंगे? पूरे संविधान के उल्लंघन की बात की गई है, उसमें संविधान के उल्लंघन की बात की गई है। अगर आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, वो संविधान से बाहर है, तो हम उसका न्यायपूर्ण अवलोकन करेंगे। लेकिन आर्टिकल 13 कहता है अगर आप फंडामेंटल के दायरे से बाहर जाते हैं तो उसका न्यायपूर्ण अवलोकन
होगा। तो आर्टिकल 13 क्या है? विधि की परिभाषा। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन न हो इसलिए बता देती हूँ कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान का उल्लंघन करता हो, तो हम न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो, उनका उल्लंघन करता हो, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक संविधान के उल्लंघन की बात की गई है, एक फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन की बात की गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे पहला जो हमारा अधिकार है, समानता का अधिकार। पहला है हमारा समानता का अधिकार, जिसको हमने दिया है अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी 14, 15, 16 और 17, 18। ये जो आर्टिकल्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं? समानता के अधिकार से। सबसे पहले है अनुच्छेद या आर्टिकल 14, जिसमें कहा है प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता व कानून के समान संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। कानून के समान संरक्षण प्राप्त है और समानता प्राप्त है, दो चीज़ों की बात की गई है, समानता और संरक्षण की। कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो कानून के सामने, विधि के सामने क्या है? समान है। उसकी पद प्रतिष्ठा कोई भी हो, सबके लिए विधि एक जैसी है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, किसी गरीब ने और किसी अमीर ने, तो हम दोनों प्रकार उसको अलग अलग न्याय नहीं देंगे। उसको उस विधि में जो लिखा है कि इस अपराध का दंड क्या है, उन दोनों को एक ही जैसा दंड दिया जाएगा। ये क्या है? समानता का अधिकार है। कानून के सामने समानता की ये बात की गई है। ये जो हमने लिया है, ये समानता, कानून के सामने समानता, ये हमने ली है ब्रिटेन से। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। लेकिन यहाँ पर दो अपवाद हैं, एक है हमारे राष्ट्रपति और एक है राज्यपाल। ये दोनों अपवाद हैं, इन पर ये लागू नहीं होता है कानून के या विधि के समान समानता। जब वे अपने कार्यकाल के दौरान इन पर कोई भी हम मुकदमा नहीं चला सकते हैं, इनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्या हों, न्यायालय के सामने प्रस्तुत हों। हाँ, जब वो अपने पद मुक्त हो जाते हैं तो वो आम नागरिक बन जाते हैं, उसके बाद आप उन पर क्या कर सकते हैं? कोई भी मुकदमा, कोई भी केस चला सकते हैं। लेकिन पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल पर ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कानून के समक्ष संरक्षण की, यानी कानून के सामने संरक्षण प्रदान कैसे किया जाएगा? जैसे समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। वर्ड से आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी हम कुछ कंडीशन में, जैसे किसी की भौगोलिक स्थिति अलग है तो हम उसको थोड़ा सा संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। महिलाओं और बच्चों को हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। जैसे शैक्षणिक संस्थान है, उसमें हम इनको थोड़ा सा संरक्षण दे सकते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे दिव्यांग हैं तो हम इनको अलग सा कुछ संरक्षण दे सकते हैं। तो कानून इनको क्या दे सकती है? परिस्थितियों के अनुसार संरक्षण दे सकती है। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये हम समानता का उल्लंघन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये संरक्षण की बात है। अगर समाज में सभी वर्गों को समान लाने की बात की जाएगी तो हमें संरक्षण भी देना पड़ेगा। और जो हमने ये कानून के समान संरक्षण लिया है वो हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है, और समानता ब्रिटेन से ली है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जेंडर जिसे कहते हैं, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य ये किसी भी नागरिक के साथ नहीं कर सकता है कि कौन किस धर्म का है, किस धर्म का नहीं है। चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, सड़क पे कोई व्यक्ति क्यों चल रहा है, कोई किसी धर्म का है, ये चीज़ें हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे कोई हमारे सार्वजनिक शौचालय हैं, सार्वजनिक हमारे स्नान घाट हैं, होटल हैं, और आपके बहुत सारी जितनी भी सार्वजनिक जगह हैं, उन सब में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15, लास्ट टाइम एक पूछा गया है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 में क्या है, तो इसमें कहा गया है बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अगर थोड़ा सा भेदभाव होता है तो किसके आधार पर होगा? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध होंगे, वो भेदभाव में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उनके लिए अलग से क्या किए जाएंगे? उपबंध किए जाएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में आपने देखा महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध है, यानी कि अपवाद है। ये क्या है?
अपवाद है जिसे हम उनको क्या करेंगे, सामान्य धारा में लेके आएंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद, एक और अपवाद में इसे इंक्लूड करेंगे, अनुच्छेद 15(4). इसमें कहा गया है SC ST व सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया जाएगा। यानी अगर कोई कमज़ोर वर्ग है, चाहे वो SC ST का हो या सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, तो उनको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उनको रिजर्व करके, रिजर्वेशन देके हम उनको क्या करेंगे, वो सुविधाएं प्रदान करेंगे, विशेष उपबंध दिया जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी, जैसे मनोरंजन स्थल हैं, जैसे हमारे सिनेमा हॉल हैं, तो दिव्यांगों के लिए इंडिया में तो उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फॉरेन वगैरह में देखेंगे तो व्हील चेयर के लिए अलग रास्ते बने होते हैं। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि उनके लिए अलग से रास्ते क्यों बनाए गए हैं, वो क्या है, उनके लिए थोड़ा सा भेदभाव इसलिए किया गया है कि उनको क्या हो, सुविधाएं प्राप्त हो, उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको हेल्प प्रदान हो उसमें। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबसे रिलेटेड है। अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 में अगर आप देखेंगे, जब हम 10वीं पास होते हैं तो यहाँ से हम कैपेबल हो जाते हैं कि हम सरकारी सेवाओं में जा सकें 10th के बाद ही 16 साल। तो वो आर्टिकल भी क्या है आपका, आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी सेवाओं, जिसे लोक नियोजन कहते हैं, सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता, ठीक है, जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, राज्य इसमें भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे भी वही बात की गई है कि सरकारी सेवाओं में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान उसका कहीं भी हुआ हो, अगर वो क्वालिफाई है उस जॉब के लिए, तो उसको सरकारी सेवाओं में वो सेवा मिलेगी। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, सार्वजनिक स्थलों पे, इन सब जगहों पे क्या करेंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 16 क्या कहता है, सरकारी सेवाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब कहते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिससे राज्य की सेवाओं में उसके निवासियों को प्राथमिकता दी जाए। जैसे आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, ये बिहार कोई राज्य है, तो वो क्या करेगा कि एक विधि बना सकता है कि जो हमारे राज्य के जो विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनको क्या दें, हम प्राथमिकता दें, जिससे हमारे क्या हो, रोजगार प्राप्त हो छात्रों को, कुछ प्रतिशत हम उसमें कर सकते हैं। तो इसका क्या है, अनुच्छेद 16 का पार्ट 3 है कि संसद ऐसी विधि बना सकता है कि कोई भी राज्य अपने नागरिकों को क्या दे सकता है, रोजगार में प्राथमिकता दे सकता है। और देखिए अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है, 16(4) कहता है कि रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। जो ओबीसी हैं उनको क्या किया जाएगा, रोजगार में अवसर दिया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा, ताकि सबको क्या हो, नौकरी प्राप्त हो सके, सरकारी सेवाओं में उनका योगदान हो सके, वो अपने समाज का, अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सकें और उनका विकास हो सके। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 16, सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता, जिसमें हमने उचित भेदभावों के द्वारा और भी सारी चीज़ें जोड़ी, जैसे हमने इसमें प्राथमिकता दी राज्य के निवासियों को और पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 17। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 17। इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी जो है वो नहीं होगी, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा। अनुच्छेद 17, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, क्या विषय है, और दूसरा है क्या प्रावधान है, और कभी दिया जाता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, यानी जो अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान हमारा कहता है कि हमने, यानी संविधान ने कहीं भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक ये छुआछूत को बढ़ावा नहीं देता है, नहीं देगा। अगर वो छुआछूत को बढ़ावा देगा तो उसके लिए सजाएं निर्धारित की गई हैं, और यहाँ तक कि जब वो चुनाव में लड़ता है तो उसको क्या कर सकते हैं, बर्खास्त भी कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अगर वो छुआछूत को बढ़ावा देता है। देखिए, छुआछूत जो है उसके उन्मूलन के लिए आर्टिकल 17 के अंतर्गत एक अधिनियम पारित किया गया, जिसको कहते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। कब किया गया, 1955। और बताया गया
कि छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। वो एक क्या होगा, अपराध होगा। जो अस्पृश्यता को बढ़ावा देगा वो अपराध होगा। किस साल में आया वो अधिनियम? 1955 में। फिर 1976 में 1976 में इसे संशोधित किया हमने, और संशोधित करके इसका नाम रख दिया सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम। यानी जो नागरिक हैं उनका संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, किससे? ये छुआछूत नाम की बीमारी से हम उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो उसका नाम रख दिया गया सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, जिसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। टाइटल मैंने वर्ड पहले ही लिखा है, उपाधियों का अंत। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा ऐसी कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी जिससे समाज में क्या हो जाएगा, भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन सैनिक यानी सैन्य एकेडमिक और सैन्य उपाधियां जो होती हैं वो प्रदान की जा सकती हैं। क्या होता था, जब ब्रिटिश उपनिवेशिक भारत था तो उसमें क्या होता था कि ब्रिटिश क्या करते थे, समाज के उच्च वर्ग के लोग या जो उनके चापलूस ज़्यादा होते थे, उनके लिए ज़्यादा काम करते थे, उनको वो उपाधियां दे देते थे, जैसे नाइटहुड, राय बहादुर, ऐसी बहुत सारी उपाधियां उन्होंने समाज के लोगों को दी। अब जब लोग इन उपाधियों को लगाते थे तो समाज में क्या हो जाता था, भेदभाव उत्पन्न हो जाता था। तो हमने जब संविधान लिखा तो सबसे पहले क्या करा, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कि इन उपाधियों को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तभी तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आएगा, सारे व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे, ये उपाधियां समाप्त कर दी जाएंगी। अब बात आती है कि इस पे विवाद किस प्रकार से उठता है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। जब 1954 में अगर आप बात करेंगे तो भारत सरकार ने 4 सम्मान देने शुरू करे। वो सम्मान कौन कौन थे, भारत रत्न थे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 4 सम्मान भारत सरकार ने देने शुरू कर दिए 1954 में। क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा, 1954 में। अब जब देने प्रारंभ हो गए तो साथ ही साथ इनकी आलोचना भी शुरू हो गई कि एक प्रकार से आपने उपाधियों को समाप्त किया, दूसरी तरफ आप खुद भी ऐसे टाइटल देने लग गए, ऐसे सम्मान देने लग गए, तो ये विरोधाभास उत्पन्न होने लग गया। उसके बाद जब जनता पार्टी सरकार आई सत्ता में 1977 में, 1977 में, तो उन्होंने सीधे ही क्या कर दिया, इन पुरस्कारों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो 1977 में जब जनता पार्टी सरकार में आई, जनता पार्टी कब आई सरकार में, 1977 में, तो उन्होंने कहा 1977 में उन्होंने कहा कि ये जो सम्मान है वो क्या होंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। कौन से, जो आपने 1954 में स्टार्ट करे। उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार आती है, इंदिरा गांधी सरकार आती है कब, 1980 में। अब इंदिरा गांधी सरकार आती है और फिर से क्या कर देती है, वो इन पुरस्कारों को स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि नहीं, ये सम्मान क्या होने चाहिए, लगातार दिए जाने चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, ये सम्मान फिर से शुरू हो गए। जब 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ये पुरस्कार फिर से प्रारंभ किए गए, तब दिया गया मदर टेरेसा को भारत रत्न, कब, 1980 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जब 1980 में दोबारा प्रारंभ किए गए तो किसको मिला, कितनी महिलाओं को आज तक भारत रत्न दिया गया, सर्वप्रथम किसको भारत रत्न दिया गया, विदेशी व्यक्ति कितने हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, पहले विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया। इससे अलग अलग टाइप के क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। और कौन वर्तमान में जो अंतिम भारत रत्न मिला वो किस व्यक्ति को मिला, किस क्षेत्र में मिला, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं 2004 का एक वाद आया, 2004 में वाद आया बालाजी राघवन वाद। इसमें न्यायपालिका ने दोनों अलग अलग चीज़ों पे बात करा कि उन्होंने कहा कि पुरस्कार और उपाधि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें बहुत अंतर होता है। किस किस में, पुरस्कार में और उपाधि में।
ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो हमारी न्यायपालिका है उसने कहा ये दोनों अलग अलग हैं, तो जो हमारे पद्म सम्मान है ये क्या है, पुरस्कार हैं और ये बने रहेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या निर्णय दिया है, जो पुरस्कार है हमारे पद्म सम्मान है वो बने रहेंगे, ये कोई उपाधि नहीं है। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 18 है वो क्या कहता है, उपाधियों का अंत करता है। तो इससे जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे आप उनको क्लियर करते हुए जाएंगे और लिस्ट देख लेंगे कि भारत रत्न कब किसको प्राप्त हुआ, सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। अपने जो आपकी बुक होंगी उनसे आप क्लियरली देख लेंगे। अगर नहीं भी है तो हम लोग वीडियो के माध्यम से आगे ये आपको वीडियो बना के बता देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इतने ही मौलिक अधिकार देखते हैं और बाकी मौलिक अधिकार को हम कल देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और आपको लर्न करने में, नोट्स बनाने में दिक्कत होगी। तो आप इसको पहले ढंग से देखें क्योंकि बेस है आपका। उसके बाद हम कल देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार से लेकर जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि हमें आपको कैसा लगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।